हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक अलग उद्देश्य के लिए मिले हैं। आज हमारा उद्देश्य पढ़ना नहीं है। आज हमारा उद्देश्य कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें उन लोगों तक पहुंचाना है जो माइंड मेथड की तरफ मैग्नेटाइज होके आकर्षित होके खींचे चले आ रहे हैं। अ, बहुत सारे लोगों जो बहुत सारे ग्रुप में चैनल्स में एक चमत्कारिक बातें बता दी जाती हैं कि हमने दवाई दी और 25 साल का पुराना केस 15 मिनट में ठीक हो गया, वो ऐसा हो गया। और हम मैग्नेटाइज होके बिल्कुल दौड़े चले आते हैं। और उसके साथ साथ हम एक गलती और कर लेते हैं कि इतने सालों से जो हम होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे थे, इतने सालों का जो हमारा जिस मेथड से हमारा क्लिनिक दौड़ रहा था, हम अचानक उसको फुल स्टॉप लगा के और केवल माइंड मेथड से मेडिसिन देना चालू कर देते हैं। कल मेरी बात हुई, हमारे ग्रुप में एक नए मेंबर जुड़े हैं उनसे, और उन्होंने मुझे बताया कि सर, मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बढ़िया चल रहा था, और मैं आप लोगों के लेक्चर सुना, फलाने फलाने व्हाट्सएप में ग्रुप है, वहां मैं ज्वाइन हुआ, उनके वीडियो लेक्चर सुने। तो उन्होंने तो ऐसा बोला कि बस मैंने मेडिसिन दी और इतने साल का पुराना केस ठीक हो गया। तो सर मैं प्रभावित हो गया और बिल्कुल मैं मुरीद होके, और कई लोगों को बेलाडोना दी मैंने, और बेलाडोना से बहुत अच्छे रिजल्ट आ गए। तो मैंने पुरानी मेथड से एकदम किनारा कर लिया। लेकिन होते 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 आज स्थिति यह है कि मेरा पेशेंट क्लिनिक में पेशेंट ही नहीं है। ये चीज मुझे शॉकिंग लगी, और कल रात मैं मुश्किल से सोया। मेरे दिमाग में वही चीज चलती रही कि आखिर उस जो आदमी केवल प्रैक्टिस के बल पे अपना घर, अपना परिवार चला रहा है, और उसके साथ ये स्थिति हो जाए तो क्या होगी। बराबर के बच्चे हैं, कॉलेज कॉलेज गोइंग बच्चा है, 10th को जा रहा है एक बच्चा, रोज पैसे की जरूरत है और कोई दूसरा साधन नहीं है। तो अचानक यदि हम मेथड बदलते हैं और हमारे पास पेशेंट आने सडन बंद हो जाते हैं, तो हमारा घर कैसे चलेगा, हमारी फैमिली कैसे चलेगी। और हम ऐसे मैग्नेटाइज होके सडन ऐसे डिसीजन लेंगे तो हमारे फैमिली तो खतरे में हो जाएगी, हमारा फ्यूचर खतरे में हो जाएगा। और आज सुबह ही मैंने फोन किया हारून सर को, अरुण सर को, और जो व्यथा मेरे दिमाग में चल रही थी पूरी रात, जिसके कारण मैं अच्छे से सो नहीं पाया, मुझे मेरे दिमाग में उन्हीं सर की बात गूंजती रही कि ये स्थिति हो गई कि इतने सालों से जो क्लिनिक क्लिनिक रन कर रहा था अच्छे से, वो सडन इस हालत में पहुंच गया कि उनके पास आज के डेट में पेशेंट नहीं है। मैंने उनको समझाया कि इतने सालों से जो आप मेथड कर रहे हैं, जो आप जिसपे आपकी महारत हासिल है, आपको सडन उस मेथड को नहीं छोड़ना है। माइंड मेथड बहुत अच्छी है, होम्योपैथी की हर मेथड अच्छी है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे जो नए आ रहे हैं माइंड मेथड में, कि होम्योपैथी की हर मेथड बेस्ट है। जो जो मेथड आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ मिलेगी, आप ऑटोमेटिक उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऑटोमेटिक आपसे को उसके लिए अच्छा सिखाने वाले गुरु मिलेंगे, ऑटोमेटिक आप उस तरफ ग्रोथ करके और उससे अच्छे रिजल्ट ले लेंगे। हर मेथड अच्छी है। तो जिस मेथड से आपका क्लिनिक इतने दिन से रन कर रहा है, जिससे आप अर्न कर रहे हैं, उसको एकदम से मत छोड़िए। माइंड मेथड सीखिए, अच्छे से पढ़िए। लगातार जब आपके पास पढ़ते पढ़ते 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के बाद आपके दरवाजे लगे, 6 महीने के बाद आपके पास पेशेंट आएगा, आपको लगे ये तो हेलीबोरस बोल रहा है, ये तो हायोसमस बोल रहा है। कंफर्म जब लगेगा तो भी 10 पेशेंट में से एक को मेडिसिन दीजिए और अपने अनुभव को, अपने नॉलेज को परखिए। धीरे धीरे 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, जब आपको लगे नहीं ये तो पूरा बेलाडोना खड़ा है, ये तो पूरी पल्सर टीला खड़ी है, ये तो पूरा हायोसमस खड़ा है, तब आप जाके उसको नई मेथड से मेडिसिन दीजिए। अदरवाइज आप भी अपने क्लिनिक के सारे पेशेंट खो देंगे। तो प्लीज ऐसी गलती मत करिए, भूल के भी मैग्नेटाइज मत हो जाइए।
मैग्नेटाइज से ज्यादा मैं बोलूंगा कि आप हिप्नोटिज्म में मत आ जाइए कि इतनी अच्छी मेथड है कि बिल्कुल खट से ऐसा हो जाता। जी नहीं सर, पेशेंट आज बीमार हुआ और बीमार होते होते आपके पास तक आते आते जितनी पैथोलॉजी उसके अंदर डेवलप हुई है, जब आप मेडिसिन देंगे तो एक एक स्टेप उसी पैथोलॉजी से वापस जाके क्योर होगा। भोपाल से जबलपुर आते तक यदि 20 स्टेशन पड़ते हैं तो वापस जाने में भी 20 स्टेशन पड़ेंगे। ये है कि जब आप आ रहे थे तो रोज रास्ता नया था, आप लापरवाह थे, आपको ज्यादा टाइम लगा। लेकिन जब अब आप वापस जा रहे हैं तो रास्ता जानकारी वाला है, आपके साथ एक डॉक्टर भी है, आप थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाएंगे। पर ऐसा कतई नहीं होगा कि जो समय आपको 24 घंटे में लगा आने में, वो आपको 2 मिनट में वापस पहुंचा देगा। यदि इतना फास्ट करने की कोशिश करेंगे तो एक्सीडेंट ही होना है। तो मैं कल की रात बहुत व्यथित रहा और उस व्यथा को लेके मैंने हारून सर से बात की, अरुण सर से बात की और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप लोग भी अपने विचार रखें, हम इसको यूट्यूब में डालें कि हमारे बीच हमसे हमारे साथ जो लोग जुड़ने वाले हैं वो सडन अपने आप को बेरोजगार स्थिति में ना पाए, उनके क्लिनिक से पेशेंट सफा चट ना हो जाए। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, नई चीजों की तरफ आकर्षित होइए, अच्छी चीजों की तरफ आकर्षित होइए, लेकिन धीरे धीरे एकदम से अपनी पुरानी मेथड मेथड बिल्कुल मत छोड़िए। ये नसीहत मुझे दी थी हमारी डॉक्टर अनु कौशल मैडम ने, जब मैं माइंड मेथड में आया था तब। फुल पेटेंट यूज करता था, आज भी मेरे पास कुछ नहीं तो 3 लाख 4 लाख के पेटेंट पड़े हुए हैं, मेरे बैकग्राउंड में भी दिख रहे होंगे। अब मुझे जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन उस समय उनकी सलाह मैंने मानी और मैं धीरे धीरे क्लासिकल मेथड से पेटेंट मिक्सोपैथी से धीरे धीरे माइंड की तरफ आया, धीरे धीरे मेडिसिन देनी चालू की। तो प्लीज ऐसी गलती ना करें। और हारून सर, जी हुकुम। तो आगे के लिए हारून सर आइए भाई। हाँ, सबसे पहले तो हम अशोक भाई की इस व्यथा का एनालिसिस करते हैं। हाँ, कि अशोक भाई के इस स्टेज की रेमेडी कौन सी है। एक तो इम्प्रेशनेबल, उसकी जो कथा सुनी तो एकदम इम्प्रेशन उनके दिमाग से हट नहीं रही थी पूरी रात। सिंपैथेटिक है कि भाई उसको एडवाइस दे कि भाई उसको उससे सिंपैथी क्रिएट हुई। एफेबिलिटी है उनके अंदर, तभी उसने अशोक भाई से अप्रोच किया। एफेबल आदमी जो एफेबिलिटी, तो वो इजीली अप्रोचेबल होता है, उससे बात करने में कोई झिझक नहीं होती है हमें, वो प्यार से बात करता है, कभी इरिटेट नहीं होता। कुछ लोग होते हैं ना तो हमको डर लगता है ना कि इससे फोन करूं ना करूं यार, कोई ऐसा दोस्ताना ताल्लुक तो है नहीं हमारा खास, मैं शायद इरिटेट इंसल्ट करे या इग्नोर करे। लेकिन जो एफेबिलिटी जिसमें होती है ना, तो उसमें हमें बेझिझक हम बात कर सकते हैं उससे। तो ऐसे शख्स में एफेबिलिटी यूज किया जाता है। और सबसे अच्छा रूब्रिक सेंसिटिव टू क्राइंग ऑफ चिल्ड्रन। ये चिल्ड्रन यानी सिर्फ डिपेंडेबल है ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें जो हम उसे चिल्ड्रन में ले सकते हैं। जैसे अभी ग्रुप मेंबर है अशोक भाई, अपने बच्चों की तरह नए आने वाले डॉक्टर्स को ट्रीट करते हैं। तो अब वो बच्चा अशोक भाई के सामने रोया तो इससे वो सेंसिटाइज हो गए, तो ये फॉस्फोरस है। ओके, अब हम कॉस्टिकम है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कॉस्टिकम भी आ रहा है, लेकिन अशोक भाई की स्पेसिफिसिटी जो है एफेबिलिटी है। तो ले सकते हैं ना, एफ एंजाइटी फॉर जी अदर्स। हाँ, एंजाइटी फॉर अदर्स। एंजाइटी एंजाइटी फॉर फॉर अदर्स। अदर्स थोड़ा अम्ब्रेला रुब्रिक हो जाएगा। और ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंस बना है जो अभी, इसमें एंजाइटी से ज्यादा दुख है, सेंसिटिविटी है। यानी बच्चा रोया और इनका दिल हिल गया। तो इस वजह से ये सेंसिटिव टू क्राइंग ऑफ चिल्ड्रन की तरफ जाता है। और ये ग्रुप मेंबर का वाकया है, स्पेसिफिकली ग्रुप मेंबर का वाकया है। तो इसीलिए ये ब्रदरहुड चिल्ड्रन, सेंसेशन सर। ब्रदरहुड सेंसेशन में क्या है कि हर एक से भाईचारा भाईचारा। और
हर एक से मेल जोल, हर एक हमारा भाई है, कोई भेदभाव नहीं है, इस टाइप का सेंसेशन जो होता है वो भाईचारा है। लेकिन ये अभी जो हमारा प्रेजेंट पर जो यही माइंड मेथड की एक बारीकी है कि बहुत सारी चीजें दिखती है, लेकिन हमें सिलेक्ट क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। और मेन जो जिस इंसिडेंस पे पेशेंट आया है, जिस चीज को लेकर जिस स्टेज में आया है, उसी स्टेज को इम्पोर्टेंस ज्यादा देना। बाकी बहुत सारी चीजें दिखेगी, ये है बारीकी माइंड मेथड की। तो इसमें कई बार सब मिस हो सकते हैं। फर्स्ट, कई बार थर्ड फोर्थ प्रिस्क्रिप्शन में हमारे हाथ में ये प्रेजेंट स्टेट आता है। इसमें कोई नई बात नहीं है कि फर्स्ट टाइम में हम मिस कर गए, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। जैसे अशोक भाई से किसी ने बताया कि माइंड मेथड से इम्प्रेशनेबल हो गया, यानी उसके दिमाग पे इम्प्रेशन आ गई कि ये अच्छी चीज है, चार्म्ड हो गया। तो चार्म्ड होना बहुत मतलब मॉर्बिड चीज है। कोई अच्छी चीज हो, हमारे शास्त्रों में लिखा है, अगर हम हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं और अच्छे यानी फिलोसोफ लोग हैं या अच्छे स्पिरिचुअल लोग हैं, उनसे अगर हमारा मेलजोल रहता है तो हमें काफी बातें सीखने मिलती है कि हमें किस हद तक रहना है और हमारे लिए क्या भला क्या बुरा। हर चीज की एक लिमिट होती है। गुस्से की भी एक लिमिट होती है, प्यार मोहब्बत की भी एक लिमिट होती है, किसी की अच्छाई देखने की भी एक लिमिट होती है, किसी की तारीफ करने की भी एक लिमिट होती है। तो अगर हम लिमिट में रहते हैं, मात्रा में रहते हैं, तो ये हमारे लिए फायदे वाली बन जाती है चीज। अब यहाँ पे जिस भाई की बात कर रहे थे, ऐसे कई लोग हैं, एक नहीं कई लोग हैं जो इम्प्रेस्ड हो गए कि चलो भाई, क्योंकि सेमिनार में वो केस दिखाए जाते हैं ऑलमोस्ट जो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन से सही हुए हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि सारे केसेस फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के सारे डॉक्टर्स में मिलते हैं। कोई भी हो, राजन शंकरन सर हो, खुद हनीमैन साहब हो, या कोई भी हो, सारे केसेस ऐसे नहीं मिल सकते कि जो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में क्योर हुए हो या फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन सही निकला हो। 100% ऐसे केसेस किसी भी डॉक्टर के नहीं मिलेंगे, वो चाहे होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, नेचुरोपैथी हो, कुछ भी हो। 100% केसेस किसी के भी फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन वाले नहीं होंगे। एक तो ये बात। दूसरी बात के 100% केसेस किसी से क्योर नहीं होते। अगर कोई ये समझता है तो ये उसकी गलती है, मैथमेटिक्स इनएबिलिटी में है वो आदमी। क्यों नहीं होते? क्योंकि 100% सिर्फ अल्लाह की जात है, खुदा है, भगवान है। बंदों को 100% नहीं बना, उसने अपनी मखलूक को 100% नहीं बना, वरना हर एक खुदाई का दावा कर लेता। अगर मैं यानी किताबें पूरी रट लूं, सारी रेपर्टरीज रट लूं, और इतनी शार्पनेस मेरे अंदर आ जाए कि आंखें बंद करके पेशेंट को देख लूं, पेशेंट की रेमेडी निकाल लूं, फिर भी 100% केसेस मेरे सॉल्व नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। ये बात फैक्ट है, और इसको जितना जल्दी हम समझ जाए उतना हमारे लिए सही है। और ये बात कहने का सिर्फ यही मकसद है कि हम किसी से इतने इम्प्रेस ना हो जाए कि हम अपने आप को कॉम्प्लेक्स में डाल दें। और ठीक है, कोई अच्छा मेंटर है, कोई अच्छी चीज सिखाता है, तो हम उससे अच्छी चीजें सीख लें। और जो चीज हमारी समझ में आ गई कि भाई ये बात सही कह रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट कर लें। और एक्सेप्ट करने से पहले भी उसे अप्लाई करना है। मैंने अपने आगे के लेक्चर में कहा था कि डॉक्टर नैश को जब हनीमैन साहब लिख कर भेजते थे कि इस रेमेडी से ये फायदा होता है, तो नैश साहब ने भी अप्लाई किया। उनके एप्लीकेशन में वो रिजल्ट नहीं मिला तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, बोल दिया कि ये मुझे रिजल्ट नहीं मिला, आपको मिला, आपको मुबारक, मुझे नहीं मिला इसलिए मैं इसको नहीं रखता।
तो हर चीज जहां से भी हम सीखते हैं, किसी से भी हम सीखें, वो डंके की चोट न मान लें। हम उसको हमारे क्लिनिक में जब वक्त आने पर ऐसा पेशेंट आए तो हम उसे अप्लाई करें। अगर रिजल्ट मिलता है तो हम नोट डाउन कर लें और उसको एक्सेप्ट कर लें कि ये बात हमारे लिए सही है। तीसरी बात कि जब हमारी समझ में कोई चीज ना आए कि भाई ये डॉक्टर साहब ने ये कैसा रूब्रिक ले लिया, ये रूब्रिक नहीं आता, ये रूब्रिक आता है, ये पता नहीं कैसा एनालिसिस कर दिया, तो हम कंफ्यूज कभी ना हो, हमारी समझ में ना आए तो हम उसको छोड़ दें कि ये चीज हमारे लिए नहीं है और आगे बढ़े। दूसरी बात कि हम माइंड मेथड पे जब काम करते हैं तो कोई भी माइंड मेथड पे काम करने वाला प्रैक्टिशनर उसके 100% केसेस में माइंड मेथड पे नहीं करता, और नहीं, और ऐसा फैनाटिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको डायरेक्ट रूब्रिक मिल जाता है, स्पेसिफिक रूब्रिक मिल जाता है, स्ट्रेंज रूब्रिक मिल जाता है, पिक्यूलियर रूब्रिक मिल जाता है, जो कि माइंड मेथड को छोड़कर अदर सेक्शन से मिल जाता है, और उसमें रेमेडीज या तो 2-4 रूब्रिक को लगाने से मिल जाती है या सिंगल रेमेडी रूब्रिक मिल जाता है। तो हम ये नहीं सोचेंगे कि कल ही मैंने एक पेशेंट को ये दिया रस्टॉक्स, पेशेंट आया, मैं उसको ऑब्जर्व करता रहा। अभी उसका फॉलोअप नहीं आएगा, जब आएगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा। कल ही मेडिसिन दिया है, तो शायद एक आध वीक 10 डेज के बाद आए। और कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि मिट जाने के बाद आते ही नहीं है, 6 महीने साल भर के बाद पता चलता है, वो बताते हैं कि उस टाइम इस चीज के लिए आता है, या हमारे कंप्यूटर में उनका डाटा खोलते हैं तब पता चलता है कि भाई ये तो, फिर हम पूछते हैं कि भाई उस दिन ये मिट गया, तो हाँ अब मिट गया था, फिर तो कभी हुआ नहीं। तो फॉलो अब कब आता है खुदा जाने, आएगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा। तो उसको क्या था कि स्नीजिंग का प्रॉब्लम था, वो उसने बताया, किसी ने, ये छींके आती है, सर्दी आती है मेरे को, छींके आती है, बहुत खतरनाक छींके आती है। और मेरे भांजे ने लिख के दिया था मेरे को 84 नंबर का, फिर ये मेरी दवाइयों की तरफ देख रहा है, 84 नंबर का मेडिसिन। तो वो चालू, मतलब वो चालू था, 2-3 महीने लिया तो अच्छा हो गया था मुझे, लेकिन अभी 4-5 दिन से ठीक हो रहा है, फिर से हो रहा है। उससे दवाई तो मैंने मंगवा ली है। मैंने बोला आपकी दवाई चालू है? यार 3 दिन से मेरे को बढ़ गया है छींके वगैरह। मैंने कहा दवाई चालू है फिर भी बढ़ा हुआ है या दवाई बंद है? वो दवाई तो चालू है। मैंने बोला देखो यार, आपकी अगर दवाई चालू है वो, और 84 नंबर वाली, और उससे अगर अच्छा है तो फिर खामखा क्यों डिस्टर्ब करते हो, क्यों मेरी दवाई लेते हो? आप डिस्टर्ब ना करें, उससे अच्छा है तो। अब मेरे माइंड में मैं रूब्रिक्स का कुछ श्रीकिंग हेल्प हो और वो सब चल रहा है। तो बोले नहीं, यानी मुझे वो चल रही है, लेकिन 2 दिन से छींके बढ़ गई है। यानी वो आया इसलिए था कि वो अब रिलीफ नहीं हो रहा था। तो 2-3 रेमेडीज प्लेटिना से लेके लाइको वगैरह सब दिमाग में तो घूमने लगी। रूब्रिक्स अभी मैंने शुरू नहीं किए थे। लेकिन एक बात उसने बोली कि साहब छींके ऐसी आती है ना, छींके कि मैं बात नहीं कर सकता उस टाइम। मेरा फोन भी अगर आता है ना तो मैं नहीं उठा पाता, मैं बात नहीं कर पाता, 5-10 मिनट छींके चलती है, मैं बात नहीं कर पाता। सारा मेंटल फेंटल सब छोड़ के, पाठक रेपर्टरी और सिंथेसिस में भी है, कैंट में भी है, एक रूब्रिक है, टॉकिंग स्नीजिंग, टॉकिंग प्रिवेंटिंग, या टॉकिंग प्रिवेंटेड बाय स्नीजिंग, ऐसा सिंगल रेमेडी रस्टॉक्स। मैंने उसको रस्टॉक्स का ही डोज दिया। मैं कोई मेंटल, क्योंकि मुझे सामने सीधा थाली मेरे सामने आ गई, फिर मैं क्यों खाना पकाऊं जब सीधा मिल जाता है? तो हमें कसम नहीं खानी है कि हम, हाँ हमारा इंटरेस्ट है और हमें कॉन्फिडेंस मिल जाता है माइंड ऊपरी का, और बात है। लेकिन अगर इजियर वे में कभी रेमेडी आ जाती है सामने, तो हमें दूसरा दिमाग में नहीं लाना है कि यार मैं तो, यार माइंड कोई, ये कोई मजहब नहीं है कि भाई यार मैं इस मजहब का हूँ तो वो मजहब वाला एक्शन में कैसे करूँ, मैं क्यों करूँ। ये सब हमें नहीं करना है। हमें जो भी मिल जाए आसानी से उसको करना है। और जिन प्रैक्टिशनर्स की प्रैक्टिस चल रही है फुल फॉर्म में, अब वो चाहे कॉम्बी प्रैक्टिस करते हैं, चाहे क्लासिकल करते हैं, या
कोई और मेथड से करते हैं, तो हमें उसको बिल्कुल ही निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें ऑलराउंडर बनना है, सारी मेथड सीखना है, माइंड मेथड पसंद आ गई उसको सीखें, लेकिन अगर माइंड मेथड से जब हम प्रैक्टिस करते हैं और माइंड मेथड से हमारा प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल कॉन्फिडेंटली हमारे पास आ जाता है तो ठीक है। लेकिन माइंड मेथड मेथड के अलावा अब जब हमने रूब्रिक्स लिए और पच हो रहा है कि दो रूब्रिक, ये रेमेडी दो रूब्रिक छोड़ रही है, फलानी रेमेडी आ रही है लेकिन वो 3 छोड़ रही है, वो 1 छोड़ रही है, कई बार ऐसा होता है हमको, तो हमें फिर उस टाइम फिजिकल का भी थोड़ा सहारा लेकर हमारे प्रिस्क्रिप्शन को कॉन्फिडेंट बनाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो माइंड से जो रेमेडी आती है वो पूरी एक नहीं आती है, कुछ रूब्रिक्स छूटते हैं और उसी को हम फिजिकल में डालते हैं, या फाटक रेपोर्टर से डालें, या कैंट से, या सिंथेसिस, या कंप्लीट से, तो उस फिजिकल से पूरी श्योर शॉर्ट रेमेडी आ जाती है तो हम उसको दे देंगे। तो हमें ये बात करनी ही नहीं है कि भाई हम तो माइंड वाले हैं तो हम ने कसम खा के रखी है कि हम उसी को लेंगे और कोई सेक्शन को यूज नहीं करेंगे। ये पागलपन हमें नहीं करना है। कई बार ऐसी बात होती है, अब देखिए रस्टॉक्स आ गई, परफेक्ट रेमेडी आ गई परफेक्ट सिम्टम के साथ, अब मैं सोचूंगा कि यार रस्टॉक्स होता तो ये तो रेस्टलेसनेस भी होनी थी, इसको बिजनेस की एंजाइटी होनी थी। ये पागलपन, ये बेवकूफी नहीं करना है कि ये होना था रस्टॉक से। यार सिंगल रेमेडी आ तो रही है फाटक साहब की रेपर्टरी में, कैंट की रेपर्टरी में आ तो रही है स्नीजिंग प्रिवेंट स्टॉकिंग, लेकिन यार ये बंदा तो यार ऐसा कोई सेल्फनेसनेस नहीं दिखती इसमें, तो कोई रस्टॉक जैसा कोई बिजनेस का टेंशन, घर का टेंशन और कोई टेंशन नहीं है, तो मुझे नहीं देना है ना। ऐसा पागलपन ना करना। कई बार ऐसी रेमेडी फिजिकल जनरल में ऐसी रेमेडीज आती है जो उसके मेंटल के टोटली खिलाफ होती है, लेकिन उससे रिजल्ट मिलते हैं। तो जो अपनी प्रैक्टिस सीखें, सारी मेथड सीखें, माइंड मेथड सीखने का तो एक और मजा है, और उससे भी काफी मतलब बड़े बड़े केसेस और अच्छे अच्छे केसेस क्योर होते हैं जो फिजिकल जनरल लेने पर नहीं होते हैं। तो ये वैसे वर्षा होता है, कभी माइंड से हम जाते हैं और थक जाते हैं, फिर फिजिकल जनरल से कुछ रूब्रिक्स हाथ में आ जाते हैं। तो हर एक की प्रैक्टिस में ये चीज होती है, ये इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो कोई होगा शायद एक दो, हर चीज में खुदा ने एक्सेप्शन रखे, तो हो सकता है कि 1-2% हो कि जिन्होंने पूरी लाइफ को पर्टिकुलर यूज न किया हो। तो हमें मेरी भी एडवाइस सिर्फ नए लोगों से नहीं, लेकिन सभी लोगों से ये है कि हमें जो चीज आसान लगे उसी पे हमें प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमारा जो मिशन है ऑर्गेनॉन में लिखा हुआ है, इज टू क्योर द सिक। तो क्योर सिक को क्योर करना है, अब कैसे भी करें वो हमारी, सिर्फ हम अनइथिकल मेथड यूज ना करें कि पेशेंट को नुकसान हो। बाकी हम कोई भी मेथड यूज कर लें जो आसान पड़े, सारी मेथड, हमें ऑलराउंडर बनने सारी मेथड्स यूज करने में, कई केसेस में फाटक रेपर्टरी यूज करता हूँ और अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं। तो कभी भी क्लिंगिंग न करें किसी चीज पे। जो हमारा चल रहा है, अगर किसी की गाड़ी चल रही है तो उसे चलने दे, सीखें दूसरी चीजें, ये बात और है। और जो सीखा हुआ है, कभी कोई पेशेंट ऐसा सामने आया तो चलो उसको अप्लाई कर लिया, रिजल्ट मिल गया, बात बिल्कुल सही है। लेकिन अपनी जिस चीज में मास्टरी है उसको तो कभी भी ना छोड़ें। ठीक है अशोक थैंक भाई, यू जो कहना था। भाई, थैंक यू। अरुण सर हमारे साथ हैं, डॉक्टर AK अरुण सर। नमस्ते, नमस्ते सबको। हाँ सर नमस्कार। अभी भी नहीं देख पा ब्लड रहे दिख हैं? रहा है, नहीं नहीं ब्लड दिखता है, पूरी लाइन लाइन एक फ्लैश साउंड की भी इको आ रही है लाइट। सर। अब आ रही है? आवाज तो आ रही है आपकी। आवाज आ रही है? हाँ, आपके जी सर। दीदार से हम महरूम हैं। अच्छा। आपका दीदार हो गया तो हम सबका हम मान लेते हैं। आपका दीदार जरूरी है। चलिए धीरे धीरे अशोक जी के संपर्क में रह के हम लोग ये सब टेक्नोलॉजी सीख लेंगे। चलिए हम अपनी बात ही शुरू करते हैं। आप चेहरा रहने दीजिए, इतना खूबसूरत है भी नहीं।
नहीं, देखो देखो, अभी मुझे एक शेर याद आ गया जी। आपके लिए। अशोक एक अरुण सर के, माना के आपकी दीद के काबिल नहीं है हम, लेकिन मेरा इंतजार देखो, मेरा शौक देखो। क्या बात है क्या बात है, क्या बात है। निश्चित रूप से माशाल्लाह, इसमें इसमें कोई शक नहीं। हम भी आपके मुरीद हैं, और आपने इतना 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 इतनी अहमियत दी है, तो मुझे लगता है कि है ना कि राजेश खन्ना का एक डायलॉग है ना कि ये इतना प्यार में लेके जाऊंगा कहाँ। तो मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। आयोजन हम इसी ग्रुप के माध्यम से करने वाले हैं। उसी की तैयारी के सिलसिले में मैं आज वो हॉल वगैरह सब फाइनल करने गया था। नवंबर के महीने में 20 तारीख को डॉक्टर शंकरन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पे लगभग अपने सारे तजुर्बे खोल के रखेंगे। करीब 8 घंटे का पूरा सेशन होगा, बीच में छोटा सा लंच ब्रेक। तो उसकी पूरी तैयारी शुरू कर दी है अशोक जी ने भी, हम सब ने, और धीरे 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 कोशिश है कि हम अगले महीने तक सारी चीजें पूरी कर लेंगे, और उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई और उस पर जारी रखेंगे। अगले 22 तारीख को हम फिर से मिलने वाले हैं। डॉक्टर मोहंती जो हमारे बहुत ही अजीज दोस्त थे, और एक तरह से इस दौर में, आज के दौर में होम्योपैथी को नए तरीके से समझने की जो पूरी एक अलग अलग जितने भी स्कूल्स हैं उन सब को समावेशित करते हुए उन्होंने भी साथी बोलें। सर मैं जी ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि जो हमारे क्लासिकल से डॉक्टर अभी नए नए माइंड मेथड पे आए हैं, जी और जो 25-30 साल की क्लासिकल की प्रैक्टिस से अचानक माइंड, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की जो मेरी मीटिंग है, इसका यही उद्देश्य है कि अनावश्यक रूप से मंत्रमुग्ध मत हो जाएं, प्रैक्टिकली रहें, अपनी क्लिनिक को बढ़ाते रहें, रिस्क ना लें, धीरे धीरे सीखें। जब आपको लगे कि हमारे पास परफेक्ट, तो आज की मीटिंग का जो मेन उद्देश्य था मेरा, वो ये था कि हमें ऐसी गलती नहीं करना है, और उसमें आपका गाइडेंस चाहिए। बिल्कुल 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 सही। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बहुत पुरानी झोपड़ी है या पुराना सा फ्लैट है, हाँ बहुत पुराना है, और हमारे पास अचानक से कुछ पैसे वैसे आ गए, हम बहुत बिल्कुल 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 सही। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बहुत पुरानी झोपड़ी है या पुराना सा फ्लैट है, हाँ बहुत पुराना है, और हमारे पास अचानक से कुछ पैसे वैसे आ गए, हम बहुत संपन्न हो गए।
या हमारी हैसियत बढ़ गई और हमको कोठी मिल गई, तो आप क्या करेंगे? मतलब मान लीजिए कि उसको रेनोवेट करना है, आपको शिफ्ट होना है, तो बिना उसको तैयार किए आप अपनी झोपड़ी तोड़ देंगे, फिर तो आप न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। इसलिए ऐसे बहुत सारे साथी हम लोगों के साथ भी जुड़ते हैं, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं और कभी कभी अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। जब उनकी सोच या समझ से अलग कोई दवा निकलती है तो वो फिर घबरा जाते हैं कि अरे डॉक्टर साहब, ये दवाई तो हमने सोची नहीं थी। तो फिर उनको हम लोग पूछते हैं कि क्यों आप होम्योपैथी तो डॉक्टर हैं, आप खुद भी कर रहे हैं? कहेंगे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम लोग तो क्लासिकल मेथड से करते हैं और हम तो सारे सिम्टम्स लेकर उसको रेपर्टराइज करते हैं और दवाई आती। अब यहाँ पर देखिए हमारे मास्टर्स क्या कहते हैं। हमारे मास्टर्स कहते हैं कि ठीक है, आप 50 सिम्टम को जोड़कर एक मेडिसिन निकाल सकते हैं, हाँ, या फिर 2-3 मेडिसिन के आसपास लगभग आपको एक ही मार्क्स के 3-4-5 मेडिसिन मिल जाएंगे। फिर उन 5 मेडिसिन से आप सिंगल मेडिसिन कैसे करेंगे? सिमिलियम तक कैसे पहुंचेंगे? कैसे आप कहेंगे कि ये पर्टिकुलर दवा इस मरीज की पर्सनालिटी या मतलब ये जो मरीज है वो ये पर्टिकुलर दवा है। इसी यही है ना सिमिलिया सिमिलिबस, कि मेडिसिन ही आप हैं। जैसे कहते हैं कि ये सीपिया है, यानी कि सीपिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर या सीपिया की पूरी स्थिति को एक तरह से सीपिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ऐसे क्लासिकल मेथड से आने वाले हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप फिलहाल माइंड रूब्रिक्स को ठीक से समझिए। माइंड रूब्रिक्स में बहुत कंफ्यूजन है। आप देखेंगे कि अगर आपने एक रूब्रिक को ठीक से समझने का हुनर नहीं समझ लिया, तब तक आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। और हम मुगालते में रहते हैं। जैसे फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस को लेकर हमने देखा कि बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स कहते हैं जी नहीं, तो हर कोई कहता है कि नहीं डॉक्टर साहब कहीं बीमारी बढ़ेगी तो नहीं। हमने कहा नहीं नहीं, इस तरह से आप फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस नहीं ले सकते। आपको लीड नहीं करना है, आप मरीज को छोड़ दीजिए। जब वो बात करेगा तो वो बहुत खुल के इस बात को एहसास कराएगा कि वो फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस का पेशेंट है कि नहीं। आप उसकी हर बात को जोड़कर रूब्रिक नहीं बनाएंगे, बल्कि आप उसकी बात को ट्रांसलेट करेंगे और वो ट्रांसलेशन आपको रेपर्टरी में इन कराएगा और वहां से आपको सिमिलिमम तक लाएगा। इसीलिए क्लासिकल मेथड से आने वाले जितने भी लोग हैं वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, क्लासिकल मेथड को करते रहें। और जहां क्लासिकल मेथड में फंसते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि ऐसा नहीं है कि हर मेथड में कोई बहुत कामयाब हो जाते हैं लोग, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जहां क्लासिकल मेथड में फंस रहे हैं, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वहां पर आप माइंड रूब्रिक्स की तलाश कीजिए। और माइंड रूब्रिक्स में जो डिपेंडेबल रूब्रिक्स है, प्रेडोमिनेंट, परसिस्टिंग, हाँ, तो प्रेजेंट, परसिस्टिंग, प्रेडोमिनेंट, 3 P तो याद ही रखिए। आपको दिख जाएगा कि यह मरीज किस स्टेज में है और उसकी जो प्राइमरी कंसर्न होती है वो प्रेजेंट कंप्लेन होती है। प्रेजेंट कंप्लेन में फिर देखिए कि प्रेडोमिनेंस क्या है, आप देखिए कि उसमें क्या परसिस्ट कर रहा है, वहां से आप उस केस को एक्सप्लोर कीजिए। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि सारा क्लासिकल मेथड एक ही झटके में बंद करके हम माइंड पे आ गए, पता चला कि जो भी 10-20 मरीज आते थे वो भी 1-2 रह गए। तो ऐसा नहीं होता है। जहां पर आप फंस रहे हैं वहां पर आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से धीरे धीरे आप देखेंगे अगले 5-6 महीने में आप बहुत आसानी से, जैसे जो टीचर बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जाता है या किसी भी विषय के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर लेता है, तो उसके बहुत सारे फॉर्मूले वो खुद निकाल लेता है पढ़ाने का, और उस तरीके से वो बच्चे उसको लाइक करने लग जाते हैं। तो इसीलिए माइंड मेथड पर आने वाले सभी लोगों का स्वागत है, लेकिन वो बिल्कुल जैसे कहते हैं कि सब कुछ गंवाकर और माइंड मेथड ठीक से न समझ पाए, ना वो घर के रहे ना घाट के रहे, ऐसा नहीं करिए। आप पूरे उत्साह से माइंड मेथड को समझना सीखना शुरू कीजिए और जैसे जैसे आपका रिजल्ट मिलता जाए आप इसको बढ़ाते जाइए। देखिए माइंड मेथड पे आने के बाद हम लोग भी करीब 20 साल तक हमारी प्रैक्टिस तो क्लासिकल रही। शुरू के 5-6 साल तो बिल्कुल कोई जो हम लोग कॉलेज से पढ़ाए गए थे वहां से निकले, तो ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, 4-5 दवाइयां हम लोगों को बताई जाती थी। आपको हैरानी होगी कि NIH में हमारे एक मित्र हैं सुभाष जी, अभी डायरेक्टर हुए हैं। एज ए डायरेक्टर NIH ज्वाइन करने के बाद उनका पहला सर्कुलर ये था कि सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। अब बताइए NIH में एक डायरेक्टर को ये सर्कुलर निकालना पड़ रहा हो कि हमारे इंटर्न्स, हमारे डॉक्टर सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें,
तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि इसका मतलब इसके पहले वहां कई सारी दवाइयां प्रिस्क्राइब की जा रही होंगी और उनको लगा होगा कि भाई इससे होम्योपैथी की बदनामी हो रही है कि होम्योपैथी में तो सिंगल मेडिसिन चलती है, और मरीज टोकने लग गए थे। मतलब वो सर्कुलर में कहीं से आपको है मेरे मोबाइल में, मैं आपको कभी दिखा दूंगा। मतलब इतना एब्सर्ड लगा कि होम्योपैथी के एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को ये सर्कुलर निकालना पड़ रहा है कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे इंटर्न्स, हमारे पीजी स्टूडेंट सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। अब ये तो कोई सर्कुलर नहीं होता है, लेकिन करना पड़ा। तो इसका मतलब कि ट्रेडिशन में मल्टी मेडिसिन प्रैक्टिस, बायोकेमिक कॉम्बिनेशंस या आजकल बायो फॉर्मुलेशंस, ये सब बहुत ज्यादा चल रहे हैं। हम लोगों को धीरे 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 माइंड रूब्रिक के माने, जैसे आप देखिए ना, बहुत सारी दवाइयों पर जाके भी हम मरीज को रिलीफ नहीं दे पाते, और अगर हमने ठीक से माइंड रूब्रिक समझ लिया तो सिंगल मेडिसिन के कुछ 1-2-3 खुराक से आप उस पूरे मरीज को ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे सभी साथियों का स्वागत है, वो जरूर क्लासिकल मेथड से सीखने के लिए आए, लेकिन अचानक से वो सारा क्लासिकल बंद ना करें, वो प्रैक्टिस करते रहें। 1-2 ऐसे केस जहाँ क्लासिकल से नहीं निकल रहा है उसको माइंड रूब्रिक से निकालने की कोशिश करें, और जहाँ कहीं फंसे तो डॉक्टर हारून सर हैं, मैं हूँ, अशोक जी हैं, जो भी हमारे ग्रुप के, आप ग्रुप में डाल दीजिए, उनमें से जो भी उस संबंध में जानकार होगा वो आपको आंसर करेगा। तो हम सब लोग एक दोस्त के नाते, मित्र के नाते आपके साथ हैं, हम आपको गाइड करेंगे, और धीरे धीरे जब आपकी दक्षता बढ़ती जाएगी तो फिर आप हमारी कैटेगरी में आ जाएंगे, फिर आप अपने जूनियर्स को गाइड करिए। तो ये सिलसिला, इसीलिए HSH ग्रुप चलाया जा रहा है, सीखने सिखाने का ये मंच है। इसलिए इसमें कोई न तो निराश होने की जरूरत है और ना ही बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना एक्स्ट्रा एनर्जी लगाकर फास्ट चलने की जरूरत है। आप बहुत स्लो पेस में चलिए, होम्योपैथी आपको बहुत बेहतरीन मुकाम देगी।